बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में हमारा पहला टॉपिक है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं और इन किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करते हैं। और उसके बाद फिर रॉल्स लॉ जो आइडियल सॉल्यूशंस को डील करता है वो क्या है, और उसके आगे फैक्टर्स वगैरह उसकी एक्सप्लेनेशन जो है। तो फर्स्ट टॉपिक हम इसी पे डिस्कस करते हैं। तो असल में एक तो आपने पहले पढ़ा हुआ है कि सॉल्यूशन भी मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं, जिसमें एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में हम मिक्सअप करते हैं, या एक सॉल्यूट दूसरे सॉल्वेंट में आप मिक्सअप करते हैं। तो हो सकता है कि वो मुकम्मल तौर पे सॉल्युबल ना हो, यानी इमिसिबल सॉल्यूशंस भी हमारे पास थे। इसी तरह मिसिबल सॉल्यूशंस भी थे, पार्शली मिसिबल सॉल्यूशन भी होते हैं। तो यहाँ हमारी जो डीलिंग है वो है मिसिबल सॉल्यूशंस के साथ, कि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट में मिक्सअप हो जाता है मुकम्मल तौर पे ना। अब मिक्सिंग के बाद फिर उसके पास क्या फीचर्स हैं, उसमें हमारे पास दो थे। एक को हम नाम देते हैं आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यानी या तो वो आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा या फिर वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। अब आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका कहने बन जाता है कि व्हाट इज द क्राइटेरिया टू चेक द आइडियलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, कि वेदर अ सॉल्यूशन इज आइडियल और नॉन आइडियल। ठीक हो गए। तो उसमें हमारे पास तीन चार पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन का, कि जो आइडियल सॉल्यूशंस हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज नहीं होती। मसलन दो जो एक सल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, तो जब वो प्योर फॉर्म में अलग अलग पड़े हुए हैं तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद हैं, जब इन दोनों को मिला दिया जाए और एक सोल्यूशन बन जाए तो उस वक्त जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद हैं ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये बराबर हो तो उसे हम आइडियल कहते हैं, और अगर ये बराबर ना हो तो फिर हम उसको नॉन आइडियल सोल्यूशन का नाम देते हैं। दूसरा पॉइंट है हीट ऑफ सॉल्यूशन का। हीट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो आपकी अगर जीरो हो तो फिर हम उसको कहते हैं ये आइडियल सॉल्यूशन है, और अगर जीरो ना हो तो फिर उसको हम नाम देते हैं ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। मतलब कि जब सॉल्यूट को आपने सॉल्वेंट में मिक्स किया तो कोई हीट इवाल्व या एब्जॉर्ब नहीं होनी चाहिए। तो अगर इवाल्व या एब्जॉर्ब नहीं होती तो वो आइडियल है, और अगर होती हैं तो फिर वो नॉन आइडियल है। इसी तरह तीसरा फैक्टर है नो चेंज इन द वॉल्यूम, कि सल्यूट और सॉल्वेंट को जब आपने मिक्स किया तो जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आता है वो उन दोनों कंपोनेंट के वॉल्यूम्स के सम के बराबर होना चाहिए। यानी अगर सल्यूट 10 ml है और सॉल्वेंट 100 ml है तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम 110 ml होना चाहिए। तो अगर दोनों के सम के बराबर आ जाए तो वो आपका आइडियल सॉल्यूशन। और अगर ऐसा ना हो, सम के बराबर वो ना आए, ठीक होगा, उससे कम हो जाए, तो उसको फिर हम नाम या बढ़ जाए उसको फिर हम नाम देते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। चौथा पॉइंट है ऑस्मोटिक प्रेशर, कि अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह के हवाले से, ये जो बाकी तीन पॉइंट हमने अभी डिस्कस किए हैं ये तो हर एक पे अप्लाई हो गए ना। इसी तरह ये पांचवा पॉइंट है रोड्स लॉ वाला, कि जो रोड्स लॉ को ओबे करते हैं वो आइडियल हैं, जो नहीं करते वो नॉन आइडियल है। तो ये वाला पॉइंट, चार पॉइंट बन गए, तीन पहले और ये पांचवा। ये तो तकरीबन हर एक सिस्टम पे अप्लाई हो जाते हैं। अब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसकी हम बात करते हैं तो उसके लिए एक स्पेशल आपका सिस्टम चाहिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए, और उसके बाद फिर हम उसको जो है ना वो ऑस्मोटिक प्रेशर को नोट करते हैं। तो अगर वो कह रहा है आपका आइडियल सोल्यूशन है तो फिर उसे इस इक्वेशन को ओबे करना चाहिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर के हवाले से इक्वेशन ड्राइव की गई है, कि पाई बी इज इक्वल टू N2 RT। पाई से मुराद ऑस्मोटिक प्रेशर है, वी से मुराद वॉल्यूम है सिस्टम का, और आपका आर से मुराद जनरल गैस कांस्टेंट है, टी से मुराद टेम्परेचर है, और जो एन है इससे मुराद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सैल्यूट है। ठीक है।
तो इस तरह इस इक्वेशन को जो ओबे कर रहा होगा उसको हम नाम देते हैं आइडियल सोल्यूशन। तो ये टोटल 5 पॉइंट हमारे पास हो जाते हैं एक सोल्यूशन को चेक करने के लिए कि ये आइडियल है या नॉन आइडियल है। इनमें से बेस्ट क्राइटेरिया ऑफ आइडियलिटी ऑफ अ सोल्यूशन जो हमारे पास है वो है रोल्स लॉ। ठीक है, रोल्स लॉ इज वन ऑफ द बेस्ट क्राइटेरिया टू चेक वेदर द सोल्यूशन इज आइडियल और नॉट। ठीक हो गई। तो अब हम इसी को ये एमसीक्यू के तौर पे भी पॉइंट आपने ज़हन में रखना है कि बेस्ट क्राइटेरिया कौन सा है। तो इसी को फिर आगे फर्दर हम डिस्कस करते हैं, इसकी डेफिनेशन और इसकी मुख्तलिफ जो फॉर्म्स है ना रोड्स लॉ की। पहले इसने लिखा है जी डेफिनेशन ये कि the lowering of vapor pressure is due to the presence of particles of solute on the surface of the solution। ये एग्जांपल वो दे रहा है कि जब आप एक सॉल्वेंट में सल्यूट को ऐड कर देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर पहले की निस्बत से कम हो जाता है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि इसकी क्या वजह है कि जब हम एक लिक्विड में एक सल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम क्यों हो जाता है। एक तो एमसीक्यू ये भी दिया हुआ है कि वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपको पता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो कमजोर हो जाएंगी, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की ज्यादा हो जाएगी, तो उनका एवापोरेशन में जाना, वेपर्स बनाना इजी हो जाएगा। तो वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा हो जाता है। दूसरा पॉइंट उसने लिखा है कि जब आप किसी भी सॉल्वेंट में सल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पहले की निस्बत से कम हो जाता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप एक दो पॉइंट हम इस तरह डिस्कस कर सकते हैं कि सर एक तो ये हो गया कि जो सल्यूट आया उसने आके सॉल्वेंट के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उसको डिस्टर्ब कर दिया। ठीक होगा, एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, अच्छा डिस्टर्ब करने में भी ज्यादातर हम यही कहते हैं कि उसने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है उसको आके जो प्योर सल्यूट की नहीं उसको कमजोर कर दिया होगा। लेकिन दूसरा फैक्टर आम जो है वो ये है कि सल्यूट के पार्टिकल सरफेस के ऊपर आके भी ठहरना शुरू हो जाते हैं ना। तो सरफेस के ऊपर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की तादाद जो है वो कम हो जाती है। यानी आप ये समझें कि ये आपके पास एक सिलेंडर अगर है तो इस सिलेंडर में ये लिक्विड मौजूद है। ठीक है सर। अच्छा इसके अंदर आप सपोज करें कि ये आपके पास है सल्यूट के पार्टिकल्स। ठीक है, जो तादाद में बहुत कम है, बाकी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही हैं उसके अंदर मौजूद काफी सारे। अच्छा अब होता ये है कि सरफेस के ऊपर भी ये वाले आपके जो मॉलिक्यूल सल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो सरफेस के ऊपर भी आके जरबत ठहरेंगे, नीचे भी मौजूद होंगे सॉल्वेंट के अंदर भी, और इस तरह सरफेस पे भी मौजूद हो रहे होंगे। तो हम कहते हैं कि अब सरफेस के ऊपर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की तादाद पहले की निस्बत से कम हो जाएगी इस सल्यूट के आने की वजह से। तो नीचे से जो दूसरे मालिकूज ने आके टक्कर देनी थी सरफेस के मालिकूज को, एनर्जी ट्रांसफर होनी थी और उन्होंने वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना था, वो टक्कर जो है वो कोलिजन जो है वो ये सल्यूट के पार्टिकल्स भी खा रहे हैं। जिसकी वजह से अब वो जो पहले 100 कोलिजन्स होती थी और 50 मालिकूल्स को वो ले जाती थी, अब 100 कोलिजन में से 40 कोलिजन जो है वो तो सल्यूट के पार्टिकल्स ने खाई हैं। तो ओवरऑल 60 रहेगी, तो 60 में से अब 20 मालिकूल सिर्फ या 30 एवापोरेट हो पा रहे हैं, बाकी नहीं हो रहे। तो एक तो ये रीजन हो गया कि सरफेस पे नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स होने की वजह से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की तादाद कम हो गई। नीचे से मॉलिक्यूल जब आके उनको टक्कर देते हैं तो वो ऊपर जो मूव करते थे तो वो कोलिजन्स भी सल्यूट के पार्टिकल्स में डिवाइड हो गई, जिसकी वजह से अब कम चांसेस हैं, थोड़े मॉलिक्यूल जो है वो उड़ने के चांसेस रह गए, जिसकी वजह से ऊपर वेपर्स की तादाद कम हो जाएगी और वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो ये जुमला उसने लिखा है कि जब भी सॉल्वेंट आप ऐड करते हैं सल्यूट के अंदर तो उसका वेपर प्रेशर पहले की निस्बत से कम हो जाता है। इसी को ही रोड्स लॉ ने लॉ की फॉर्म में लिखा था इस तरह, ये जैसे मैथमेटिकली भी लिखा हुआ है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, कि एक सॉल्वेंट जो है पी से मुराद वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, पी से मुराद वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, जब आप सॉल्वेंट में सल्यूट ऐड कर चुके हैं उस वक्त जो ये वेपर प्रेशर आ रहा है पी उसे नाम दे रहे हैं।
अच्छा, वो वेपर प्रेशर होगा सॉल्वेंट की तादाद के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितने सॉल्वेंट के मालिक्यूल वहां ज्यादा होंगे उतने वो ज्यादा एवापोरेट हो रहे होंगे, सैल्यूट की निस्बत से ज्यादा होंगे तो उनके वेपर ज्यादा होंगे, उनका प्रेशर भी सोल्यूशन का ज्यादा होता जाएगा। ठीक हो। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में लाते हैं तो P इज इक्वल टू पी नॉट x1। पी से मुराद वेपर प्रेशर हो गया सोल्यूशन का, पी नॉट से मुराद वेपर प्रेशर होगा प्योर सॉल्वेंट का, और x1 से मुराद मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। अब यहाँ पे एमसीक्यू आपने ज़हन में रखने हैं। एक तो ये कि सॉल्वेंट की तादाद, मॉलिक्यूल्स की तादाद जितनी ज्यादा होगी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर भी उतना ज्यादा होगा, यानी पी जो है वो x1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक एमसीक्यू आपका ये यहाँ पे बन जाता है। तो इसी को उसने यहाँ डेफिनेशन बनाई, रोड्स लॉ की पहली डेफिनेशन है कि द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। ये भी बना सकते हैं या नीचे वाली बना सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। ये भी डेफिनेशन बनाई जा सकती है। अच्छा, अब x1 प्लस x1 इज इक्वल टू 2 आपने पढ़ा हुआ है मोल फ्रैक्शंस के हवाले से कि एक जगह पे दो तीन जितने भी कंपोनेंट्स हों उन सारों की मोल फ्रैक्शंस को जमा कर लिया जाए तो उनकी रेशो इकट्ठी होके आंसर 1 के बराबर ही आता है। ठीक हो गया, क्योंकि वो रेशो जब ले रहे होते हैं तो वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट से चल रहे होते हैं, इसलिए सबका आंसर जो है वो 1 से तो एक तो सबका छोटा होगा, और सारों के जो पॉइंट्स डेसिमल्स में आंसर है उन सबको जमा करेंगे तो टोटल 1 के बराबर ही आंसर आ जाएगा। तो इसमें से अगर आप x1 की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस x2 है, ये वैल्यू आप यहाँ पे इक्वेशन 1 में x1 की जगह पुट कर दें तो ये उसकी नई फॉर्म बन जाती है, पी नॉट को मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, अब ये जो पी नॉट है माइनस पी नॉट x2 हो गया। अब इस पी नॉट को हम एक तरफ कर लेते हैं, ये प्लस हो जाएगा, और वो वाला p इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी ये माइनस पी नॉट x2 उधर जाके प्लस हो गया और p इधर आके माइनस हो गया। तो इक्वेशन की शक्ल ये बनी पी नॉट माइनस पी, यानी पी नॉट में से ये p आके माइनस हुआ था ना, इज इक्वल टू पी नॉट x2 जो उधर जाके प्लस हुआ था उसके बराबर आ जाएगा। अब पी नॉट माइनस पी को हम नाम देते हैं डेल्टा पी। ये डिफरेंस है ना, पी नॉट है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और पी है सॉल्वेंट का ही वेपर प्रेशर है जबकि वो सोल्यूशन बना चुका है। तो दोनों में फर्क आएगा, क्योंकि हमें अभी बात की थी कि भी सोल्यूशन जब बनाएगा तो वेपर प्रेशर उसका कम हो जाएगा, पी की वैल्यू छोटी होनी है और पी नॉट की वैल्यू बड़ी होनी है। तो इसका जो डिफरेंस होगा उसे हम डेल्टा पी बोलते हैं। डेल्टा पी हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि इतना वेपर प्रेशर कम हो गया। तो डेल्टा पी बराबर आ गया पी नॉट x2 के, ये उसकी दूसरी आपकी डेफिनेशन हो सकती है। इसमें अगर कांस्टेंट को आप साइड पे निकाल दें तो डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 आ गया। यही यहाँ डेफिनेशन से लिखिए दूसरी के, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सैल्यूट। x1 सॉल्वेंट था और x2 जो है वो सैल्यूट है, इसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है। ठीक है जी? यहीं से हम तीसरी फॉर्म निकाल लेते हैं, जब पी नॉट को हम इधर ला के डिवाइड करते हैं तो डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू x2 आ गया। ये जो रेशियो है डेल्टा पी ओवर पी नॉट, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये डेल्टा पी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो है ही, लेकिन जब आप पी नॉट से डिवाइड करते हैं तो प्योर फॉर्म जो उसका वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट उसके रिस्पेक्ट से हम नोट कर रहे होते हैं, इसलिए इसको फिर नाम देते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो अब इसकी तीसरी डेफिनेशन ये बन गई, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सैल्यूट। relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of the solute, के solute के mole fraction के ये बराबर हमेशा इसका आंसर होता है relative lowering का। ठीक है, तो ये तीन मुख्तलिफ फॉर्म्स इसकी बन जाती है रोड्स लॉ की, और तीनों की मुख्तलिफ डेफिनेशन भी बन जाती है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आपका रोड्स लॉ वाला पॉइंट हो सकता है, और ये डेफिनेशन आपने एमसीक्यू के हवाले से जेहन में रखनी है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है जी? और प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन किसके, सॉल्वेंट, प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर इसी तरह रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल है, जो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट की होगी उसी के वो बराबर हमेशा होते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का जो फैक्टर हमने अभी बनाया इज इक्वल टू x2 का, इसकी इंपॉर्टेंस है क्या, एक तो ये
इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाते हैं कि इसकी वजह क्या है। तो हम बोलते हैं कि वेपर प्रेशर तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टी के चेंज होने से वेपर प्रेशर को तो चेंज होना चाहिए। लेकिन वो कह रहा है कि जो आप देखो ना, नीचे पी नॉट है, ऊपर डेल्टा पी, जो बराबर था पी नॉट माइनस पी के, तो टेम्परेचर के चेंज करने से पी नॉट ने भी बदल जाना है, पी ने भी बदल जाना है। ठीक होगा, तो नीचे जो पी नॉट है उसने भी चेंज होना उस हिसाब से। तो फिर दोनों ऊपर नीचे दोनों क्वांटिटी इस तरह चेंज होती हैं कि आंसर में फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से हम कहते हैं कि ये टेम्परेचर के ये इंडिपेंडेंट है। दूसरा, प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये रिलेटिव लोडिंग इज इक्वल टू x2 था ना, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी, उसका मोल फ्रैक्शन कितना है। नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहे, उसकी तादाद मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रही है। ये नहीं पूछ रही कि वो नेचर में सॉल्यूट क्या चीज है। ठीक है, ये भी पॉइंट है कि नेचर पे नहीं, उसकी अमाउंट पे डिपेंड करे। और तीसरा, इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी व्हेन इक्वल मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शंस ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट्स आर डिसॉल्व्ड इन सेम मास ऑफ द सेम सॉल्वेंट। वही बात है जो अभी हमने की, कि सॉल्वेंट सेम हो, सेम मास उसके लिए हो दो तीन जगह पे, लेकिन सॉल्यूट्स आप मुख्तलिफ ले लें, उनकी अमाउंट अगर आप सेम रखेंगे, इक्वा मोलर प्रोपोर्शन सेम रखेंगे, तो फिर आपकी जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर जो प्रेशर है, ये वाली क्वांटिटी, वो आंसर सबका सेम ही आएगा, क्योंकि वो x2 के बराबर है, उसकी मोल फ्रैक्शन के बराबर है, उसकी नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक हो, ये तो बात होगी जी इसकी, आपकी रिलेटिव ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी रोड्स लॉ हो गया, उसकी दो तीन डेफिनेशन, और उसके हमने आगे कुछ एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन उसके हवाले से हो गए। आगे एक शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में पार्ट बनता है कि रोड्स लॉ अप्लाई करें जब दोनों कंपोनेंट्स आपके वोलेटाइल, वो तो हमने बात करी ना दो कंपोनेंट्स के हवाले से, वो बात हो गई। अब हम बात कर रहे हैं कि अच्छा, उसमें भी एक पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि ये जो फार्मूला था ये अप्लाई हो सकता है जब आपका ये वाला जो फार्मूला था ना, उसमें जैसे हमने सल्यूट के उड़ने की बात नहीं की, हमने सिर्फ सॉल्वेंट के उड़ने की बात की है। और सॉल्वेंट के वेपर्स के ऊपर सल्यूट के आने का क्या असर है, इसकी बात हमने की है। ठीक है, हमने सल्यूट की एवापोरेशन की कोई डिस्कशन इस डेफिनेशन के अंदर नहीं की। अब जो अगला टॉपिक है वहां वो बात कर रहा है कि भी सपोज करें कि सॉल्वेंट तो चलो उड़ता ही था, उसके वेपर्स तो बने हुए थे, वेपर प्रेशर उसका तो था ही था। सपोज करें कि जो सल्यूट है वो भी वोलाटाइल है, यानी दोनों कंपोनेंट्स आपके वोलाटाइल है, सल्यूट भी इवापोरेट होता रहता है, तो फिर क्या सीन होगा और किस तरह ये लॉ जो है वो अप्लाई होगा और उसकी क्या शक्ल बनेगी। तो उसी को वो एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल लेता है कि सपोज करें दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी हैं, और दोनों के दोनों वोलाटाइल हैं। अब दोनों में से एक को आप कहेंगे ज्यादा वोलाटाइल है और एक को हम कहते हैं कि वो कम वोलाटाइल है। ठीक हो गया, तो उसमें अगर रोल्स लॉ का फार्मूला लगाते हैं तो पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट और एक्स ए आ जाएगा, इसी तरह पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी के बराबर आ जाएगा। अच्छा, अब टोटल प्रेशर जो होगा वेपर्स का वो तो दोनों के सम के बराबर आएगा ना। मतलब देखिए ना कि यहाँ पे ये आपका कंपोनेंट्स हैं, इसके अंदर सल्यूट भी मौजूद है, इसके अंदर सॉल्वेंट भी मौजूद है। ठीक है, सपोज करें ये छोटे छोटे मैं सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स बना रहा हूँ, ब्लैक वाले सल्यूट समझे, ठीक है, और ये जो छोटे छोटे हैं ये वाइट वाले, ये समझे कि ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अच्छा, जब अब आपको वोलाटाइल है ना, तो पहले तो ये था, हमने कहा था अभी सॉल्वेंट सिर्फ एवापोरेट हो रहा है ना, ये ऊपर वेपर जो है वो सिर्फ सॉल्वेंट के मौजूद है। अब हम कह रहे हैं कि नहीं, सॉल्वेंट तो ठीक है, वो उसके तो वेपर्स आने ही थे। ठीक है, जो हमने सल्यूट ऐड किया है वो भी वोलाटाइल है, और उसके वेपर्स भी एवापोरेट होके ऊपर उसके मालिक्यूल्स भी वेपर की फॉर्म में ऊपर मौजूद है। अब आपसे वो पूछता है यहाँ पे ऊपर वेपर का जो टोटल प्रेशर लगाया जा रहा है, टोटल प्रेशर ऑफ द वेपर, तो आप कहेंगे सर उसमें वो सिर्फ आप सॉल्वेंट नहीं, सल्यूट भी चूंकि मौजूद है, तो इसलिए हम दोनों के वेपर्स के प्रेशर का सम ले लेंगे कि सॉल्यूट के वेपर्स का जो प्रेशर है
प्लस सॉल्वेंट के वेपर्स का जो प्रेशर है, इन दोनों को जमा कर लें तो टोटल वेपर प्रेशर निकल आएगा। तो यही क्वेश्चन उसने यहाँ लिखी है कि टोटल वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का है वो दोनों के सम के बराबर आएगा। तो दोनों की वैल्यू ये वाली पी ए नॉट एक्स ए और ये पी बी नॉट एक्स बी वाली वैल्यूज यहाँ पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो ये आपके पास एक इक्वेशन की फॉर्म, ये 1 2 कर लें तो ये 3 इक्वेशन बन जाएगी। ठीक होगा। फिर हम कहते हैं कि मोल फ्रैक्शन जो दोनों का हमने लिया है सम, एक्स ए और एक्स बी दोनों का सम लें तो वो 1 के बराबर आता है। अब यहाँ पे हम एक्स बी की वैल्यू इसने निकाली है, इज इक्वल टू 1 - एक्स ए, एक्स ए इधर आके माइनस हो जाएगा। अच्छा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और यहाँ एक्स ए की जगह पुट कर लें। इसने एक्स बी की है, वो भी मैं आपको भी इसको भी दिखाता हूँ कि दोनों को अगर मैं बदल दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, एक्स बी जो है उसको मैंने अभी वैल्यू निकाली है जी, तो वो 1 - एक्स ए आ गया। तो इस इक्वेशन में एक्स बी की जगह आप 1 - एक्स ए पुट कर दें तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें, ब्रैकेट्स को खत्म कर दें तो ये वाली शक्ल आ जाएगी। इसमें आप कॉमन देखें, पी बी नॉट था और यहाँ ये एक्स ए और एक्स ए ये कॉमन है, तो एक्स ए कॉमन ले लें तो पीछे पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट ब्रैकेट में आ जाएगा, ये पी बी नॉट अलग हो जाएगा, तो पी टी इसके बराबर आ जाता है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो पी टी इज इक्वल टू, यानी ये वाले पी बी नॉट को एंड पे लिख लिया, ये वाले फैक्टर को उसने शुरू में लिख लिए। तो लिखने के बाद वो कहता है ये जो इक्वेशन आपके पास बनी है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आपने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पढ़ी हुई है, ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे। अच्छा, वो कैसे है वो भी अभी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले हम देखते हैं कि अगर मैं एक्स ए की वैल्यू पुट कर लूँ बी की, यहाँ तो एक्स बी की वैल्यू ली है ना और उसको पुट करके इक्वेशन की शक्ल दी, तो अगर आप इसको चेंज कर लें, एक्स ए कर लें, जैसे एक्स ए इज इक्वल टू 1 - एक्स बी आप ले लेते हैं, तो वो अब उसी इक्वेशन में आपकी जो इक्वेशन है, यहाँ पे आप एक्स ए की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दें तो ये वाली फॉर्म आ जाएगी। ब्रैकेट्स को खत्म कर दें, उसके बाद एक्स बी कॉमन ले लें तो ये वाली शक्ल उसकी बनती है। अच्छा, इसी तरह अगर इसी फॉर्मेट में आप लेके आते हैं, जैसे ये पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट था, उसी तरह इसको लेके आते हैं तो पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट करेंगे तो माइनस यहाँ से कॉमन चला जाएगा तो माइनस बाहर आ जाएगा। पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट साथ एक्स बी और प्लस पी ए नॉट वैसे ही। तो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन बिल्कुल सेम है, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे अगर आप एक्स ए लेते हैं ब्रैकेट्स के बाहर तो यहाँ एक्स बी है। अच्छा, एक्स ए है तो ये साथ पी बी नॉट है, एक्स बी है तो यहाँ पी ए नॉट है। ठीक है, अंदर वही सेम है और साथ माइनस में आ जाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है, उसके बिल्कुल अकॉर्डिंगली ये बनी हुई है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती क्या है, अगर आपको आइडिया नहीं है तो उसको भी मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हम कहते हैं जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ऐसी टर्म, ये जो वाई एक्सिस, वाई इक्वल की इस तरफ जो मौजूद है, ये हमने टर्म ली हुई है अलॉन्ग वाई एक्सिस, और यहाँ पे हमने नीचे ली हुई है एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये एम के साथ जो टर्म होगी उसको लिए, ये वेरिएबल है। एक्स से मुराद वो चीज़ है जो हम चेंज कर रहे हैं हमारे हाथ में है ना, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और वाई से मुराद डिपेंडेंट वेरिएबल है जो एक्स के चेंज होने से, वैल्यूज पुट होने से खुद ब खुद वो चेंज होता जा रहा होता है। अच्छा, अब इसमें एम और सी से क्या मुराद है कि अगर इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है इस तरह करके सपोज, ठीक है, तो इसमें अब आपके पास ये जो एम है, एम से मुराद स्लोप, इस एक जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप क्या बनेगा ना, स्लोप निकालने का आपको जो तरीका याद होगा, वो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स करके हम निकालते थे। मतलब चेंज इन वाई, ठीक है, और चेंज इन,
डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स का मतलब क्या है जी, कि आपके पास ये जो इक्वेशन है इसमें जो स्ट्रेट लाइन है, इसमें अगर मैं थोड़ी सी ड्रा करूं, यानी कुछ वाई का एरिया ले लूं, ठीक है, और कुछ एक्स का एरिया ले लूं, तो ये कुछ वाई वाला एरिया को हम डेल्टा वाई बोलते हैं, ठीक है। ये डेल्टा वाई है, और जो नीचे एक्स वाली साइड वाला एरिया उसको हम डेल्टा एक्स का नाम देते हैं। तो इन दोनों को डिवाइड कर लें तो वो स्लोप निकल आता है। तो स्लोप यहाँ पे मौजूद है एक्स के साथ, आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। और सी से मुराद क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन आगे वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है, टच कर रही है, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। जैसे ये वाला पॉइंट है, इसको हम नाम देते हैं वाई इंटरसेप्ट। तो ये कंसेप्ट है जिस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का। हाँ, अगर इक्वेशन ऐसी हो, जैसे ये आपके पास है y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी है, जैसे एक इक्वेशन अभी हमने बनाई थी, एक पॉजिटिव थी और एक माइनस थी। माइनस का मतलब उसका स्लोप नेगेटिव। ये जो ग्राफ राइजिंग आता है ना, इस तरह चढ़ता हुआ ग्राफ होता है, इसका स्लोप पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसमें हम एम जो है वो पॉजिटिव आता है। लेकिन ये जो अगर फॉलिंग ग्राफ हो, तो उसका जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है। उसकी मिसाल जैसे अगर इसी को मैं ड्रा करूं, ठीक है, तो इसका अगर आप स्ट्रेट लाइन लेंगे तो वो ग्राफ फॉलिंग आएगा, यानी इस तरह आएगा। वाई इंटरसेप्ट तो होगा ना उसी तरह, लेकिन ये इस तरह डाउन डिक्रीज हो रहा है, इसको इसका स्लोप जो है वो माइनस के साथ आता है, ठीक है। तो ये बात होगी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन वाली ना। अब आप उधर आ जाए, तो उधर आप देखते हैं कि ये जो है ये भी इसी तरह है। ये नीचे में लिखा भी है कि ये वाई है, ये आपका स्लोप है पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। एक्स ए आपके हाथ में वेरिएबल है, आप एक्स की अमाउंट जो मोल फ्रैक्शन खुद चेंज कर रहे हैं। और पी बी नाट जो है वो वाई इंटरसेप्ट को इस स्ट्रेट लाइन ने जहाँ कट किया वो पी बी नाट है, ठीक है। इसी तरह अगर वो आप इस हिसाब इस इक्वेशन को देखते हैं, तो इसमें आपके पास पी टी टोटल प्रेशर तो अलोंग वाई एक्सेस ही है, एक्स बी आपने अलोंग एक्स एक्सेस लिया है, ठीक है। और वो स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट पे कट करी वो पी ए नाट है, और उसका जो ग्राफ है वो उसका स्लोप जो है वो नेगेटिव में आता है। इसका क्या मतलब है, अगर आप यहाँ पे देखें, इसने ये ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन दी है। अच्छा, ये ग्राफ भी दिया और इसी को दोबारा उसने आगे ड्रा करके फिर नीचे उसको एक्सप्लेन भी किया, तो यही एक ही ग्राफ हमारे लिए काफी है। तो मैं समझाने के लिए अभी इसी को ले रहा हूँ, लेकिन जब आप पेपर में मेंशन करेंगे तो ये जो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन रोड्स ला इसकी जरूरत नहीं है। आप स्टार्ट यहाँ से करेंगे, इंडिविजुअल वेपर प्रेशर से ना, इससे नीचे वाला ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं ये यहाँ तक आप मेंशन कर देंगे। ये इस ग्राफ के साथ ये शक्ल भी साथ बनेगी, तो आपका ये रोड्स लॉ फॉर वोलेटाइल कंपाउंड्स मुकम्मल हो जाएगा, ठीक होगा। तो ये वाली डायग्राम आपने ड्रा करनी है, वो नहीं, लेकिन अभी मैं इस स्ट्रेट लाइन को समझाने के लिए ना ये इसी डायग्राम को कंसिडर कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें देखें ना, अगर आप पी ए नॉट लेते हैं, अगर आपका वाई इंटरसेप्ट पी ए नॉट है, तो स्ट्रेट ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ, इसका स्लोप माइनस होना चाहिए। इसलिए जब जब आपका वाई इंटरसेप्ट पी ए नॉट होगा, और इधर आपका कंपोनेंट जो है वो एक्स बी होगा, ये एक्स बी अलोंग एक्स एक्सिस आप देख रहे हैं, पी ए नॉट आप वाई इंटरसेप्ट देख रहे हैं, तो स्लोप माइनस के साथ आएगा। तो यहाँ पे यही शो हो रहा है कि ये पी ए नॉट वाई इंटरसेप्ट को टच कर रहा है, और ग्राफ इस तरह डिसेंडिंग में डिक्रीजिंग नीचे की तरफ आ रहा है, तो स्लोप इसका माइनस है। और एक्स बी हमने ये अलोंग एक्स एक्सिस लिया पड़ा है, ठीक हो गया। और दूसरे वाला ग्राफ को देखेंगे जिसमें पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, यानी स्लोप पॉजिटिव था, और एक्स ए आपका लॉन्ग एक्स एक्सिस, और वाई इंटरसेप्ट पी बी नॉट पे है। तो पी बी नॉट ये वाला, इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ग्राफ ऊपर की तरफ राइज होता नजर आ रहा है, तो इसके हिसाब से वो उसका स्लोप पॉजिटिव है। और नीचे हमने एक्स ए जो है वो नीचे अलोंग एक्स एक्सिस वो वाला लिया होगा,
ठीक हो गए। तो ये ओवरऑल तो ग्राफ दोनों वो स्ट्रेट लाइन मैंने आपको समझा दी है कैसे बता रही है। और इसी को सिर्फ देखें तो ऐसे समझें कि जब आप एक्स ए आपका 1 है, यानी 100% प्योर एक्स आपके पास है, और एक्स बी उस वक्त में अभी हमने नहीं डाला, दूसरा कंपोनेंट हमने ऐड नहीं किया, तो उस वक्त जो उसका वेपर प्रेशर होगा वो प्योर ए सॉल्वेंट ए जो होगा कंपोनेंट उसके वेपर प्रेशर के बराबर आएगा। इसी तरह जब यहाँ पे खड़े थे तो एक्स ए इसमें 0 है, और एक्स बी 1 का मतलब 100% प्योर वो एक्स बी है, उसका वेपर प्रेशर जो है वो पी बी नॉट के बराबर ही आएगा। ठीक होगा। लेकिन जैसे जैसे आप इस एक्स बी के अंदर एक्स ए को डालते जा रहे हैं, 0.1 0.2 0.3 ऐड करते जा रहे हैं, ठीक हो गया, उसका वेपर प्रेशर चेंज होता जा रहा है। इसी तरह यहां से देखेंगे, ये पी बी नॉट प्योर ए था, उसके अंदर जैसे जैसे बी आता गया उसके वेपर प्रेशर को, उस सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर उसको वो कम करता गया, तो ये ग्राफ नीचे की तरफ आता जा रहा है। ठीक हो गया। तो यानी इस तरह आप पॉइंट फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये भी देखें, आप कहेंगे सर ये वाली बात तो यहाँ तो समझ आ गई कि प्योर का ज्यादा था, जैसे जैसे उसमें सल्यूट ऐड होता गया उसका वेपर प्रेशर कम होता गया, ये बात तो समझ आ गई। लेकिन जब मैं बी की तरफ से चलता हूँ तो थोड़ा सा फर्क है कि यहाँ पे ग्राफ नीचे जाने की बजाय राइज हो रहा है। इसका मतलब ये कि जब प्योर पी बी नॉट था 1 था, लेकिन जब उसमें मैंने एक्स ए डाला, दूसरा कंपोनेंट ऐड करता जा रहा हूँ, तो वेपर प्रेशर कम होने की बजाय उल्टा बढ़ता जा रहा है। उसकी क्या वजह है? कि असल में जो ए कंपोनेंट आपका है वो है ज्यादा वोलाटाइल, ज्यादा उड़ने वाला ना, और बी जो है वो कम वोलाटाइल है, इसलिए बी का वेपर प्रेशर कम है, क्योंकि वो ज्यादा उड़ता नहीं है तो उसके वेपर भी थोड़े बनते हैं। और पी ए नॉट का वेपर प्रेशर ज्यादा, और का मतलब यही है कि वो ज्यादा वोलाटाइल है। तो जब आप एक कम वोलाटाइल में ज्यादा वोलाटाइल ऐड करते जा रहे हैं, तो वोलाटाइल वाला जो है वो उड़ने की ज्यादा एबिलिटी रखता है, सलाहियत रखता है, इसलिए फिर उसकी वो वेपर प्रेशर जो नेट होगा उसको कम होने की बजाय बल्कि बढ़ाना शुरू कर देता है, उसका वेपर प्रेशर सोल्यूशन का बढ़ता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, वो उसके ज्यादा वोलाटाइल होने की वजह से। अगर वो वोलाटाइल ना हो तो फिर हमारी बात वो ठीक है कि एक सॉल्वेंट में जब एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाए तो उसके वेपर प्रेशर को वो कम कर देता है। वोलाटाइल करेंगे तो फिर बात उल्ट हो जाएगी, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रही। ठीक हो गई। तो पहले आपने ये ड्राइव कर देनी इक्वेशन करके उसे बताना है कि ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, और इसके मुताबिक ग्राफ ड्रा करें, तो ये वाला ग्राफ आ गया जो यहाँ पे इसने ड्रा किया हुआ है, ये आपने बता दिया। उसके बाद फिर आपने इसको ग्राफिकली समझाना है कि भाई मैं बात ये कर रहा था कि जो टोटल प्रेशर है वो ए और बी के प्रेशर्स को जमा कर लो तो टोटल के बराबर आ जाता है। इसी चीज को मैं साबित कर रहा हूँ ग्राफ की मदद से भी। वो कैसे? कि मैंने सपोज करें यहाँ पे दो डॉटेड लाइन ली है, ये वाली इधर मिला दिए, ठीक है, और दूसरी डॉट लाइन यहाँ मिला दिए। ये डॉट लाइन क्या शो कर रही है? कि जब आपका पी बी नॉट था, यानी एक्स बी, ये वेपर प्रेशर, इधर आप जैसे जैसे मूव कर रहे हैं उसकी अमाउंट कम होती जा रही है ना, तो कम होने से उसका प्योर जो पी बी नॉट वेपर प्रेशर है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। सेम बात एक्स ए के लिए भी है। यहाँ पे एक्स ए शुरू में 100% है, यानी प्योर है, जैसे जैसे उसकी अमाउंट कम होती जा रही है उसका वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है। ये पॉइंट ओके हो गए, इसलिए ये दो डॉटेड लाइन आई पड़ी है। अब मैं उसको एक ग्राफ ले रहा हूँ, कोई एक ले लें, इसने दो तीन लिए हुए हैं, आप कोई एक उठा लें, इसी को ले लें, जैसे ये मेंशन किया हुआ है एच है, और ये पॉइंट आई है, फिर ये पॉइंट जे, और फिर ये पॉइंट के है। एच आई जे और के, इसी को आप कंसीडर कर लें। इसको कंसीडर करके इसी के बेस पे हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्या एक्सप्लेन करते हैं? अच्छा, अब मैं लिख सकता हूँ ये वाला पॉइंट कि भाई ये जो आपका एच से लेके आई तक का डिस्टेंस है वो बराबर है पी बी के ना, बी के प्रेशर, बी वाला आ रहा है ना ये लाइन, डॉटेड लाइन, तो वो पी बी के बराबर, यानी एच आई इज इक्वल टू पी बी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एच आई इज इक्वल टू पी बी। ठीक है, कि वो बी कंपोनेंट के वेपर प्रेशर को शो कर रहा है, एच आई जो है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एच से लेके जे तक जो फासला है, एच से लेके जे तक, वो इस डॉटर लाइन को टच कर रहा है, और ये किसको शो कर रहा है? ए के पेपर प्रेशर को शो कर रहा है। तो आप कहेंगे सर एच से लेके जे तक का फासला जो है वो पी
ए के बराबर। ये दोनों पॉइंट ओके हो गए, एच से लेके आई तक पी बी के बराबर है, और एच से लेके जे तक जो है वो पी ए के बराबर है। ठीक हो गए। अच्छा, फिर हम कहते हैं जो इन दोनों का सम था टोटल प्रेशर, वो ये के पॉइंट है, वो टोटल प्रेशर को उसकी शो कर रहा है, पीटी को शो कर रहा है। तो ग्राफ के मुताबिक पीटी निकालूं तो वो बराबर आ गया एच आई, या एच से लेके जे तक प्लस जे से लेके के तक, ऐसे कह लें। ठीक है, टोटल जो आपका पीटी आएगा, टोटल प्रेशर, वो एच से लेके जे तक प्लस जे से लेके के तक, इसके बराबर होगी ना। एच पॉइंट से लेके जे तक जो पी ए का बनता है, और जे से लेके के तक, इन दोनों को जमा कर लिया जाए तो ये टोटल ये वाला प्रेशर आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर एच से लेके जे तक तो मुझे पता है कि वो पी ए के बराबर है, अभी मैंने पुट किया था। लेकिन ये जो एक्स जे से लेके के तक का फासला है वो किसके बराबर होगा? तो हम कहते हैं जे से लेके के तक और एच से लेके आई तक ये दोनों बराबर हैं, एक जैसे है, इनका डिस्टेंस जो है ना वो एक जैसा ही है। तो मैं लिख सकता हूँ कि जे से के तक जो है वो एच आई के बराबर ही है। यहाँ आप लिखेंगे कि सर एज जो जे से लेके के तक का फासला है वो असल में एच से लेके आई तक के बराबर ही है। तो इसी क्वेश्चन की शक्ल आप कहेंगे सर बन जाएगी मेरे पास एच जे प्लस एच आई। ठीक है, फिर आप कहेंगे सर इसकी वैल्यूज पुट कर लें, तो एच ए और एच जे किसके बराबर था? पी ए के बराबर था। ठीक है जी। और जो एच आई था वो पी बी के बराबर था। तो वो पी टी यानी टोटल प्रेशर दोनों कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर के सम के बराबर आ गया, जो हमने शुरू में फर्ज किया था रोड्स लॉ के, ये ड्राइव करने से, ये वाली इक्वेशन ड्राइव करने से पहले के टोटल इन दोनों के सम के बराबर है। उसी में से हमने ये स्ट्रेट लाइन ली, ग्राफ ने स्ट्रेट लाइन आके भी बता दिया कि आपकी बात ठीक है। फिर हमने इसको मैथमेटिकली यानी ग्राफ को लेके उसकी वैल्यूज को लेके भी साबित कर दे कि हाँ जी ये बात ठीक है कि दोनों के वेपर्स के प्रेशर को जमा कर लें तो टोटल प्रेशर के बराबर आ जाता है। तो बस एक काफी है। यही बात यहाँ से भी प्रूव की जा सकती है, ये एल एम एम एन ओ इस पॉइंट से भी की जा सकती है, यहाँ से भी की जा सकती है। एक मैंने कर दिए, एक ही काफी है, दोनों अलग अलग डिस्कस करने की जरूरत नहीं, एक जगह से आपने एक्सप्लेन कर दें, ये काफी है। ठीक हो गया। हाँ, ये वाला पॉइंट आप अलग से बता सकते हैं कि सर ये जो जहाँ पे ये दोनों चीजें, दोनों लाइनें कट कर रही हैं, पी ए और पी बी वाली डॉटेड लाइन, ये वाला पॉइंट वहां पे है कि जहाँ पे आधा यानी 50% ए मौजूद है और 50% उसमें बी मौजूद है। दोनों की कंट्रीब्यूशन टोटल वेपर प्रेशर में आधी आधी बन जाती है इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 38% ए इसमें बन रहा है और 62% बी बन रहा है। तो फिर जाके इनका टोटल प्रेशर और दोनों की कंट्रीब्यूशन बराबर है। अब आप यहाँ पे अगर कुछ सवाल आपसे पूछ ले कि जनाब इस ग्राफ में जहाँ पे 50-50 कंट्रीब्यूशन है वहां पे ए कंपोनेंट की परसेंटेज कम है और बी की का ज्यादा है। चलो 50-50% हो ना, दोनों की परसेंट बराबर हो तो हम कहते हैं वेपर प्रेशर भी बराबर है। तो परसेंटेजेस तो बराबर नहीं है, एक की 38 है एक 62 है, लेकिन उनका जो वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूशन है वो बराबर की है, ये कैसे हो सकता है? तो हम उसे कहते हैं कि असल में जो ए था वो था ज्यादा वोलाटाइल, वो उसकी परसेंटेज थोड़ी है लेकिन वो एवापोरेट काफी ज्यादा हुआ हुआ है, उसके मालिक्यूल वहां ज्यादा मौजूद है। और जो बी है उसकी परसेंटेज ज्यादा है लेकिन वो कम वोलाटाइल होने की वजह से एवापोरेशन उसकी थोड़ी हुई हुई है। तो ऊपर जो वेपर्स मौजूद हैं वो बी की परसेंटेज ज्यादा होने के बावजूद कम है, और ए की परसेंटेज कम होने के बावजूद ए के मालिक्यूल ऊपर ज्यादा है। इस वजह से दोनों की जो परसेंटेजेस है वो एक दूसरे के इक्वल आ जाती हैं, बराबर ही होती हैं, और टोटल जो प्रेशर है वो उन दोनों के सम के बराबर ही आ जाता है। ठीक हो गई। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में इसके चांस हो सकते हैं, इसके वोलेटाइल कंपोनेंट को एक्सप्लेन करें ग्राफ के थ्रू।